Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे विविध प्रश्नमाला 2 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। तो प्रश्न है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। ये अपने से प्रूव करवाया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अपन क्या मान लेंगे, माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लो, चलो ए है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, ये हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, a बराबर BQ+R। इसमें अपन देखें तो जो अपने को प्रूव में है उसमें q के गुणा में क्या है 4, q के गुणा में 4। तो यहाँ पर अपन ये देखें कि q के गुणा का मतलब है क्या है b, यानी कि भाजक, उसका मान तो क्या है 4। और ये निर्भर क्या करता है, इसमें कंडीशन क्या होती है, 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। इसमें यदि ये वैल्यू रखें तो 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन 4, यानी कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। r का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, किंतु r का मान सदैव b से यानी कि 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर r का मान 0, 1, 2, 3 ही हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले a बराबर BQ, तो b का मान तो कितना है 4, b का मान तो हो गया 4 इंटू q प्लस r का मान क्या है 0। हल करेंगे तो क्या आएगा 4q+0 4q। फिर a बराबर 4q प्लस 1, r का मान 1, क्या हो जाएगा 4q+1 ही रहेगा। इसको दे देंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। a बराबर 4q+2 इक्वल 4q+2, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। a इक्वल 4q+3 इक्वल 4q+3, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। यानी कि r का मान 3 तक ही ले सकते हैं। अब यदि अपन देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 3, इन दोनों समीकरणों से क्या क्लियर होता है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो कैसा है, सम है, और 4q+2 के रूप में है। लेकिन समीकरण 2 और 4 से क्या स्पष्ट होता है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो कैसा है, विषम है, और 4q+1 और 4q+3 के रूप में उपस्थित है। तो यहां पे लिखेंगे, अतः समीकरण 2 और समीकरण 4, अतः समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। ये अपना
प्रूव हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 से भाज्य होते हैं। सॉरी, उन पर पूर्णांकों का गुणनफल। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 2 से भाज्य होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और उनका गुणनफल। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है। तो देखिए हल करते हैं इसको। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर n। माना कि धनात्मक पूर्णांक n, लेकिन ये तो कौन सा हुआ, ये कह रहा है कि क्रमागत 2। तो इसको क्या माने अपन, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर n। और अब क्या मान लेंगे, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक। इसको मानने के लिए देखो क्या करेंगे। देखो आपको पता है, जैसे मान लीजिए 5 है, अब 5 से अगला पूर्णांक क्या होगा 6। कैसे आएगा, 5 में क्या जोड़ देंगे 1, तब क्या आएगा 6। 6 से अगला पूर्णांक क्या होगा 7। 7 कैसे आएगा, इसके पहले वाला जो 6 है उसमें 1 जोड़ने से, यानी +1 करने से अगला पूर्णांक अपने को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर पहला पूर्णांक क्या है n, तो अगला पूर्णांक क्या होगा n+1। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहला पूर्णांक n, दूसरा पूर्णांक n+1। इसमें डबल पद है, इसमें सिंगल, तो दोनों को गुणा करने के लिए इसको किसमें लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में। तो n × n+1। क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसमें 2-3 कंडीशन लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां लेता हूं n बराबर 1। तो n बराबर 1 लूंगा तो 1 × 1+1 क्या हो जाएगा, 1 × 1+1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल कितना आ गया 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या होता है 2 से भाज्य, ये 2 से भाज्य होता है। फिर देखिए अब लेते हैं अपन n = 2, तो क्या हो जाएगा 2, और यहां पर n की वैल्यू 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3, कितना हो जाएगा 2 × 3 6, और 6 भी क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, 2 से भाज्य होता है। अपन एक एग्जांपल और ले, n इक्वल क्या ले ले 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 + 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 4, कितना हो जाएगा 12 है। अब देखें तो 12 भी 2 से क्या होता है भाज्य होता है। यानी इन 3 कंडीशनों से, इन 3 स्थितियों से क्या स्पष्ट होता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 2 से भाज्य होता है। तो यहां लिखने क्या आता है, स्पष्ट है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 2 से भाज्य होता है। इस प्रकार ये एक सरल सा क्वेश्चन है। तो ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगले की। तो देखिए 1 मिनट,
इसको अपन मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, सॉरी। तेरह चौदह 2 प्रश्न में है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 2053 व 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 रहे। तो देखिए, बात चल रही है विविध प्रश्नमाला की क्वेश्चन नंबर 15 की। तो अपने पास संख्या है 2053 और एक संख्या अपने पास 967। प्रश्न ये है कि 2053 और 967 को विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रमशः 5 व 7 रहे। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे मैं पहले भी बता चुका हूं। वहां की कंडीशन क्या थी? वहां कंडीशन ये थी कि वहां पर संख्या 2053 थी और एक 245 थी। तो वहां पर हमने क्या किया था? वहां पर कंडीशन ये थी कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहे। तो दोनों ही संख्याओं में से हमने क्या माइनस किया था? 5 माइनस किया था। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि क्रमशः 5 व 7 रहे, यानी 2053 में उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। और उसी संख्या का यदि 967 से डिवाइड करेंगे तो उस संख्या से 967 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 7 बचेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है तभी तो इसमें बचेगा। जो बचेगा उसको अपन पहले क्या कर देते हैं? माइनस। तो 2053 माइनस 5 तो अपने पास बचता है 2048 और ये 967 माइनस 7 तो अपने पास बचता है 960। अब अपने को क्या करना है? 2048 ग्रेटर देन 960। अब अपन क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r। तो यहां तो आ जाएगी 2048, यह हो जाएगा 967, सॉरी 960। अब 960 का भाग अपन किस में देंगे? 2048 में। तो 960 का भाग देंगे 2048 में। देखिए कितनी बार देता है। तो 9 दूनी 18 और ये तो 2 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 2 0, 2 6 के 12 का 2 असल की 1, 2 9 में 18, 1 19। तो यहाँ बच गया 8, ये 2, ये बच गया 1 और ये 0। तो भाग आगे जाएगा नहीं, तो भागफल आ गया 2 और शेषफल बच गया 128। आगे फेल करते हैं तो a और q को छोड़ देंगे तो अपने पास नया भाज्य क्या आएगा? b के रूप में 960 और जो पुराने वाला शेषफल है वो बन जाएगा नया भाजक। तो अब 128 का भाग इसमें देंगे 960 में। तो 128 का भाग 960 में देंगे तो 128 अपने पास मान लीजिए 130 है, ये 13 3 40 13 13 55 13 78 13 7 91 तो लगभग 7 बार देके देंगे। तो 128 को 7 से गुणा करो, 7 8 56 का 4 असल की 5, 7 दूनी 14, 5 19 का 9 असल की 1, 7 एकम 7 और 1 8 896 और ये लगभग इतनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा तो 896। अब देखिए कितना बचेगा? 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ बच जाएगा 0। तो भागफल कितना आया? 7 और शेषफल 64। फिर a और q को छोड़ देंगे तो 128 बराबर 64 हो जाएगा नया भाजक। 64 का भाग देंगे तो 2 बार, 64 दूनी 128, शेषफल क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पर जो इसका HCF है, इसका HCF 960 और 2048 का वो कितना आया? 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 64 और इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी?
64 होगी, जिससे अगर 2053 और 967 को अपन डिवाइड करें तो शेष पर 5 और 7 बचेगा। अब यदि आप अपने आत्मसंतुष्ट के लिए 64 का भाग 2053 में दोगे तो शेष पर क्या बचेगा 5, और 64 का भाग 967 में दोगे तो शेष पर क्या बचेगा 7। याद करके देख लेना। अब देखिए अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 16वां क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि दो संख्या अपने को दी हुई है। उन दोनों संख्याओं में पहली संख्या है 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये दोनों ही संख्याएं इसने कहा है कि व्याख्या कीजिए कि दोनों ही संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए सबसे पहले बात करें अपन 7 × 11 × 13, तीनों संख्याएं गुणा में है और गुणा में कितनी भी संख्याएं हो क्या माना जाता है एक पद। तो ये तो पूरा हो गया एक पद और ये हो गया दूसरा पद, क्योंकि पदों की संख्या प्लस और माइनस के द्वारा ही डिवाइड होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन कॉमन क्या ले सकते हैं 13, क्योंकि ये तीनों मिलकर के गुणा के रूप में है तो एक पद है और ये 13 एक पद है तो 13 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा 13 का भाग 20 में, तो 7 × 11 × 13 एकम 13 प्लस 1 या आता है। अब देखिए 13 ये हो जाएगा 7 11 77, 77 को 1 से करेंगे 77 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 13 × 78। कितना हो गया 13 × 78। अब 13 × 78 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले भाग देंगे किसका 2 का, कितना आएगा 39। अब 39 में 2 का जाएगा नहीं, किसका देंगे 3 का, कितना आएगा 13 और फिर किसका देंगे 13 का। यानी कि अब यहां पे देखिए इस संख्या में भाग अगर देखा जाए तो अगर यहां पर ऐसा होता अपने पास कि 13 × 1 या फिर ये देखें 78 के लिए होता 78 × 1, तब तो ये हो जाता कि भाई इसमें एक का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, यानी केवल खुद से ही विभाजित। अगर खुद से ही विभाजित होती तो अपन इसको क्या कह सकते थे, अभाज्य संख्या कह सकते थे। लेकिन आप देखोगे 78 में 2 का भाग भी जाता है, 78 में 3 का भाग भी जाता है, 78 में 13 का भाग भी जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ऐसे इसमें देखिए तो ये तो यहां तक तो देखो ये सारी संख्या गुणा में तो एक पद माना जाएगा, ये पूरा एक पद। तो इसमें क्या आ सकता है कॉमन 5, तो 7 × 6 × 5 से कम 5 तो 1 आ जाएगा, × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। इसमें देखें अपन तो ये 5, ठीक है, जैसा इसमें किया था सेम वैसे ही करना है। तो अब देखिए 7 × 42 और इन सबको गुणा करके लिखना है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 एकम 24, 24 × 144, 144 को 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28 का 8 असल की 2, 7 चौक 28 से 2 30 किसने असल की 3, 7 एकम 7 3 10, 1008 और ये प्लस क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1009। कितना आ जाएगा 1009। अब 1009 क्या आपको भाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। अगर 1009 क्या भाज्य गुणनखंड केवल एक ही संख्या से डिवाइड हो, वो कौन है, वह स्वयं, यानी 1009 × 1 आ जाए, तब तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। अगर ये अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होती है, इसके प्राइम फैक्टर में इसके अभाज्य गुणनखंड में अन्य संख्या भी आती है, तो ये क्या है एक भाज्य संख्या है। तो देखिए 1009 तो इसमें रखें तो 1009 में भाग दे अपन, तो सबसे पहले 2 का भाग दे, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि इकाई का क्या रहा है 9। तो फिर यदि अपने इसमें भाग दें 7 का, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28 2, 7 का भी नहीं जाएगा। फिर यदि भाग दें इसमें 8 का, तो
8 एकम 8 का तो मतलब ही नहीं है, 8 तो क्या है वैसे ही अभाज्य संख्या नहीं है। अगर फिर भाग गया 9 का तो 9 एकम 9, 1 बच गया, फिर 9 एकम 9 1, फिर 19। तो देखिए अब यदि इसमें देखें अपन तो 1009 है ये, तो 1009 पे हम भाग दें, 5 का भाग देके देखते हैं। 5 दूनी 10, 0 ये 0, 5 एकम 5, 5 का भी नहीं जाएगा। तो 1009 एक ऐसी संख्या है जिसके अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडी करने हैं। तो देखिए तो इसमें 1009 है। अगर 1009 के अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं भी कर पाए तो ये कोई खास बात नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1009। तो ये अपने को पूरी संख्या देखनी है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 इंटू 1009, 1009 अकेला तो है नहीं। 1000 अगर ऐसा होता कि 1 इंटू 1009, तब तो अपन ये कहते कि भाई 1009 में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, या फिर 1009 अकेला है। लेकिन यहाँ पर इंटू में क्या है, 5 भी है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, संख्या तो ये पूरी है, इस पूरी संख्या में 5 का भाग भी जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे क्या स्पष्ट होता है, इसमें गुणनखंड इंटू 1 होता तब तो अपन इसको मान लेते कि ये अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसमें भी अगर 13 इंटू 78, अगर अपन ये नहीं भी करें, ये इसका भाज्य गुणनखंड यहाँ 13 इंटू 78 करें, तो इससे भी ये क्लियर होता है कि ये एक भाज्य संख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो संख्याएं 306 और 657, यदि दो संख्याएं 306, क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका एलसीएम दे रखा है 9। तो कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो जो अपना एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन है वो क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है 657, एचसीएफ क्या है 9 इंटू एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए 306 इंटू 657 बराबर क्या लिख दें एलसीएम। एलसीएम की गुणा में क्या है 9, ये 9 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो 9 से देखो 6 0 6 3 9, और 3 की और 9 की भाजकता का नियम एक ही है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का या 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 या 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 6 3 9, तो 9 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या 306 में भी 9 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 7 5 12 और 6 18 9 से डिवाइड है, 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो 657 में भी 9 का भाग जाएगा। तो किसी भी संख्या को डिवाइड कर दो, तो देखो 9 7 63, 2 बच गए, 7 के 27 9 30 27, तो अपने पास संख्या आ गई 306 इंटू 73 बराबर एलसीएम। अगर इन दोनों संख्याओं को अपन गुणा करें तो अपने पास आता है 22,338 बराबर एलसीएम, या एलसीएम बराबर 22,338 आंसर। इस प्रकार दो संख्याएं और उनका एचसीएफ या एलसीएम दे रखा हो तो अपन उनमें से एक अननोन चीज क्या कर सकता है। पहले बता चुका हूं, पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि सूत्र में जो 4 भाग है उनमें से कोई भी 3 देकर के एक पूछ सकता है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक आयताकार बरामदा है जो रेक्टेंगुलर पोर्च है, एक आयताकार बरामदा है, उस आयताकार बरामदे में अपने को समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। आयताकार बरामदे की जो लंबाई है वो है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आयताकार बरामदा ये है अपना क्वेश्चन नंबर 18। आयताकार बरामदे की लंबाई, आयताकार बरामदे की लंबाई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। इसको एक ही यूनिट में अपने को करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे मीटर को किस में चेंज कर दें सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर,
तो 18 मीटर में 18 इंटू 100, और ये पहले से क्या है 72 सेंटीमीटर में, तो प्लस 72, तो क्या हो जाएगा 1800 प्लस 72 यानी कि 1872 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बात करें अपन बरामदे की चौड़ाई की, तो बरामदे की जो चौड़ाई है वो कितनी देर की है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, वो दे रखी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 100 प्लस ये पहले से क्या है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 1300 प्लस 20 यानी 1320 1320 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से अपना एक आयताकार पोर्च है, बरामदा है। अब इसकी जो लंबाई दे रखी थी वो तो कितनी होगी अपने पास 1872 और चौड़ाई होगी 1320। अब इसमें क्या करना है समान विमाओं वाली यानी इक्वल डायमेंशंस की वर्गाकार टाइलें लगानी है। अब वो टाइलें इस प्रकार से है कि इधर जितनी जगह है उसी प्रकार इधर भी एडजस्ट होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से समान तरीके से एडजस्ट होगी, तभी क्या होगा इसको अपन निकाल पाएंगे। और इस प्रकार से समान तरीके से एडजस्ट होने के लिए जो इस आयताकार पोर्च में जो वर्गाकार टाइल लगानी है, इस वर्गाकार टाइल की अपने को साइड चाहिए, और वो वर्गाकार टाइल की जो साइड है वो किसके बराबर होगी इस आयताकार पोर्च की लंबाई और चौड़ाई के HCF के बराबर, क्योंकि HCF वो बड़ी से बड़ी माप आ जाती है जो इसको एडजस्ट करेगी। इसलिए इन दोनों को अपने को क्या निकालना पड़ेगा HCF। और HCF निकालने के लिए देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें है 1872 इज ग्रेटर देन 1320। यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, तो क्या हो जाएगा 1872 बराबर 1320। अब देखिए 1320 का भाग देंगे अपन 1872 में, तो एक बार जाएगा क्योंकि दो बार तो 26 तो ज्यादा हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 1320, तो ये 2 ये 5 और यहाँ फिर 5 ये 0, तो आगे इसमें भाग जाएगा नहीं, तो भागफल कितना आ गया 1 और शेषफल कितना आया 552। नेक्स्ट स्टेप में अपन A और Q को छोड़ देंगे, तो अपने पास नया भाजक क्या आ गया 1320 और 552 क्या है भाजक, 552 का भाग देंगे अपन 1320 में, तो देखिए एक बार दो बार करें तो ये कितना हो गया 2 बार चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की शून्य लिखी 1, 2 पंजे 10 रे 11, तो यहाँ बचेगा अपने पास 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर 2 और ये 0, तो भागफल आ जाएगा 2 और शेषफल कितना बचेगा 216। फिर अपन A और Q को छोड़ देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा A और Q को छोड़ देंगे, तो नया भाज्य अपने पास क्या होगा 552 और भाजक क्या होगा 216, तो 216 का भाग अब अपन किस में लेंगे 552 में, तो 216 दूनी 432, तो ये 0 ये 2 ये 1, तो भागफल कितना आएगा 2 और शेषफल कितना बचेगा 120। अब A और Q को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 216 नया भाज्य और नया भाजक क्या होगा 120, 120 का भाग देंगे अपन किसमें 216 में, 120 एकम 120, तो ये 6, यहाँ बचेगा 9 और ये 0, तो भागफल आएगा 1 और शेषफल बचेगा 96। फिर अपने पास A और Q को छोड़ देंगे तो नया भाज्य 120 और भाजक होगा 96, तो 96 का भाग देंगे 120 में, तो ये लगभग 2 बार चला जाएगा, सॉरी एक बार जाएगा 96, तो यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ पे 2 और ये 0, तो भागफल 1 और शेषफल 24। A और Q को छोड़ देंगे, अब क्या आएगा 96 और ये 24, तो 24 चौक 96, भागफल आ गया 4 और शेषफल 0, तो क्या आ गया अंतिम भाजक क्या आया 24। तो इसका HCF किसका 1320 और 1872, इनका HCF कितना आ गया 24, इनका HCF आ गया 24। अब देखिए वर्गाकार
जो टाइल है, वर्गाकार टाइल की भुजा किसके बराबर होगी, इन दोनों के HCF के कितनी हो गई 24। अब अपने को वर्गाकार टाइल्स की संख्या चाहिए, तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगी, बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। बरामदे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक टाइल का क्षेत्रफल क्योंकि वर्गाकार है तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब देखिए 1872 इंटू 1320 और इसकी भुजा आ गई 24, तो 24 इंटू 24। अब ये 24 से दोनों संख्याएं कटेंगी, तो सबसे पहले 24 का भाग इसमें देते हैं, तो 24 पंजे 120, 24 144, 24 168, 168 और 24 अंटे 192, तो 24 168, 187 में अपन भाग दे रहे हैं 24 का 1872 में, तो 24 अंटे 168, तो अपने पास बच गया 9 और ये बच गया 1 और ये 0 और ये 24 अंटे 192, ये कितनी बार चला जाएगा 78 बार, और ये 24 पंजे 120 कितना बच गया 12, फिर 24 पंजे 120, तो आ गया 78 इंटू 55, 78 को 55 से गुणा करना है, 78 इंटू 55, ये 0 ये 4 ये 39 और ये फिर से 0 4 और ये 39, 0 9 9 3 12 और ये 4, तो 4290 टाइल्स, यानी इस प्रकार की समान विमाओं वाली कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, 4290 टाइल्स की आवश्यकता होगी। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें अपने को वही अपरिमेयता सिद्ध करनी है। उसमें कुछ संख्याएं अपने को दी हुई है जिनके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा उसके बारे में लाइटली अपन उसमें बताएंगे और फिर आगे चलेंगे। तो देखिए उसमें अपने को 3% दिए हुए हैं अपरिमेयता वाले में। सबसे पहले 1% दे रखा है 3√2, इनकी अपरिमेयता सिद्ध करनी है, तो एक तो दे रखा है 3√2, एक दे रखा है अपने को 2/√7 और एक अपने को दे रखा है, एक तो हो गया 3√2, एक हो गया 2/√7, एक दे रखा है अपने को 3/2√5, ये अपने को दे रखा है, ये सॉरी 5√2 है। तो देखिए ये अपने को दे रखे हैं। अब इसमें क्या करना है, वो 3 कोटेशन है, शुरू के सर्वप्रथम दिए हुए कथन के विपरीत ये मानते हैं कि जो भी संख्या है उसको बोल करके उसको कह करके कि यह एक परिमेय संख्या है, उसके बाद में दो पूर्णांक स्मॉल ए और स्मॉल बी इस प्रकार लेते हैं कि b इज नॉट इक्वल 0, उसका बाद में दोनों पूर्णांकों की तुल्य दी हुई संख्या को रखते हैं, अर्थात ये हो जाएगा a बटा b बराबर 5√2, ये a बटा b, ये 5 इधर आएगा तो इसके गुणा में बराबर √2, a5b क्या लिखेंगे, पूर्णांक है, अतः a/5b एक परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय संख्या है, √2b एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में वो एक कथन, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भैया परिमेय आ गया तो विरोध किसका होगा, अपरिमेय का। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि अब इसमें पूरी संख्या बोलेंगे 5√2 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह कथन इसमें आगे अपन एडजस्ट कर देंगे। फिर सेकंड है, सेकंड में वही 3 कथन और उसके बाद में a/b इक्वल 2/√7। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। इसका अपन क्या करेंगे, हर का रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7/√7, a/b इक्वल ये हो जाएगा 2√7/7, ये हो जाएगा। अब इसमें अपने को क्या करना है, √7 को फ्री रखना है,
तो a अपॉन बी, 2 तो इसके मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, 7 डिवाइड में ये क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, बराबर क्या बचेगा √7। यहाँ पर वही कहानी 7 a 2 और b क्या है पूर्णांक है, अतः ये पूरी की संख्या क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये √7 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर आगे लिख दोगे परंतु इस शेष तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि अब पूरी संख्या बोलेंगे 2/√7 एक परिमेय संख्या है, जो हमने शुरू में मानी थी। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि 2/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए तीसरे में वही 3 कथन लिख करके a/b इक्वल 3/2√5, इसका भी क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो a/b इक्वल 3/2√5, तो ऊपर नीचे इसको √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a/b इक्वल 3√5, 2 इंटू √5 को √5 से करेंगे तो 5। अब देखिए यहाँ पर a/b अपने को √5 को फ्री करना है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में किधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये 2 पंजे 10 यहाँ पर क्या है डिवाइड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये अपने पास क्या हो गया 10a/3b, और यहाँ क्या बचेगा √5। अब इसमें लिखेंगे 10a and b, 10a and b and 3 क्या हो जाएगा पूर्णांक, अतः ये क्या हो जाएगी 10a/3b एक परिमेय संख्या, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है 34। एक मिनट, हवा चल रही है आज तेज, उस वजह से थोड़े दरवाजे वगैरह जोर जोर से चला रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 34.12345, 34.12345 ये कह रहा है इसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखिए 34.12345 अपॉन, यहां पर दशमलव की जगह क्या कर देंगे अपन, दशमलव को हटा देंगे तो दशमलव की जगह 1 आगे कितने अंक है 5, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे। तो 34 1 2 3 4 5, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10 की घात 5, फिर 34 1 2 3 4 5, इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 2 गुणा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, यानी ये क्या हो जाएगा फिर ऐसे लिखते ही P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया। तो अब अपन देखिए क्या लिख सकते हैं, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n, व्यापक रूप में ही होता है। यहाँ पे घात कुछ भी है वो तो पर्सन की बात होगी व्यापक रूप में। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में प्राप्त होंगे। अब देखिए ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड भाग वो है 43.123456789 और इसके ऊपर ये बार जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये बार हटाएंगे तो यहाँ 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स फिर से क्या हो जाएंगे, इनका फिर से आना पुनरावर्तन होना, यानी इनकी बारंबारता फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसको हटाते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अपने इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए 43.123456789,
अपन क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मान लेते हैं x के बराबर। x बराबर 43.123456789 और जैसे ये उठेगा तो ये वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। किससे गुणा करें, इसको अपन गुणा कर देते हैं दशमलव के आगे। देखो कितने अंक हैं, वैसे देखे जाए तो दशमलव के आगे वैसे तो कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। तो अपन इसको गुणा कर देते हैं किससे, 10 की पावर 9 से। 10 की पावर 9 से गुणा करने पर 10 की पावर 9 से इसको गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 से इसको गुणा करते ही तो 10 की पावर 9 से पहले तो ये पहला पक्ष गुणा होगा बराबर की धरवाड़ा, तो 10 की पावर 9 इंटू एक्स और फिर 10 की पावर 9 से ही अपन गुणा करेंगे इसको 43.123456789 को। इस प्रकार ये संख्या चलती रहेगी। अब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 एक्स और इसको जैसे ही अपन 10 की घात n से गुणा करेंगे, इसको जैसे ही 10 की घात n से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये दशमलव में आंसर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दशमलव यहां लग करके ये संख्या फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए 10 की पावर 9 इंटू एक्स है, इसमें से अपन इसको उठाएं, इसको समीकरण 1 दे दें और इसको समीकरण 2। तो अब इसको हल करें तो क्या होगा, ये देखो इसमें से इसको उठा दें यानी कि 10 की पावर 9 एक्स माइनस एक्स इक्वल 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9.43123 इसको उठाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 9x यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 9 बार x है माइनस x। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x यानी 9 टाइम्स क्या आ जाएगा, 9 इंटू x बराबर अपने पास चलेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने पास ये चलेगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x के गुणा में कौन है, ये 9 टाइम 9 तो ये आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर अपन देखें तो इसको P अपॉन Q के रूप में लिख अपन जरूर सकते हैं, लेकिन Q की बात करें तो Q का मान क्या नहीं होगा, Q का मान 2 और 5 की घात के रूप में उपस्थित नहीं होगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां Q के अभाज्य गुणनखंडी 2 इंटू 5 की घात के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, ये अपने इसके क्यू के बारे में कह सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन हल कर सकते हैं। 9th क्लास में से क्वेश्चन हमने किए भी है। ठीक है, इसके आगे अपन तब सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो भी आपकी इच्छा होगी कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास, थैंक यू फॉर एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.